हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पता है आपको कि हम लोग 2022 का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2023 और 2024 का कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर से आकर पहले एक आपको इस चैनल पर प्ले लिस्ट मिलेगा फिजिक्स का रिविजन क्लास के नाम से, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बोला है कि यहाँ पर अपर्तनांक का एक साइन दिया हुआ है, ठीक। कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग अपेक्षित अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अपेक्षित अपवर्तनांक। सबसे पहले अगर चर्चा करते हैं हम लोग अपवर्तनांक का। अब देखिए, जब भी हम यहाँ पर नया चीज चर्चा करें तो बहुत लोग इसको इग्नोर करके चल रहे हैं, हमको पता है। इसलिए नंबर आने में हम बोल रहे हैं कि इसको ये सब भी हेल्प करता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में भी, लेकिन लोगों को इतना भी याद नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम लोग अपवर्तनांक का बात करते हैं तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला होता है। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C/Cm। सी जो होता है प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की चाल होता है। सी जो होता है प्रकाश की चाल होता है। और जो Cm होता है माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। किसी माध्यम में ये प्रकाश की चाल कहाँ पे? वायु में होता है। यहाँ पर लिख सकते ये माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। वायु बोले या निर्वात भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। एक होता है अपेक्षिक अपवर्तनांक। अपेक्षिक अपवर्तनांक एक होता है अपेक्षिक अपवर्तनांक, मतलब एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। कहने का मतलब, मान लो कि ये माध्यम का लाइन है, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। तो अगर हमसे कोई बोल रहा है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक बताओ माध्यम 1 के सापेक्ष, कैसे? तो यहाँ पर देखो, माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? तो माध्यम 1 के सापेक्ष। माध्यम 1 के किस सापेक्ष? सापेक्ष बोलिए, अपेक्षा भी बोला जाता है, माध्यम 1 की अपेक्षा। तब इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं इसको? देखो, जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं उसको आगे में लिखा जाता है। माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष निकालना है, तो इसको यहाँ पीछे में यहाँ पर लिखा जाता है। तो यही कहलाता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ2/μ1। μ2 क्या होता है? μ1 होता है। ऐसे ही अगर उल्टा पूछा जाए, तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा उसका अपवर्तनांक ऊपर में रखना है, और जिसके सापेक्ष पूछेगा उसका अपवर्तनांक नीचे में रखना है। और जो यहाँ पर आगे में लिखा रहता है वो बताता है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, और इधर जो पीछे लिखा है इसको बताता है इसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। यहाँ पर माध्यम 2 का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष। जिसका अपवर्तनांक पूछेगा उसको ऊपर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा ये सब चीज़ें याद होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग बता सकते हैं। तो देखो, रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब ये सभी को पता है कि हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या होता है, एक उत्तल लेंस लगा रहता है, और रेटिना हम लोग का कहाँ पे रहता है? पीछे में रहता है, जो कि उत्तल लेंस का कहाँ क्या होता है? फोकस दूरी होता है। यहाँ पर रेटिना होता है जो कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी। तो कोई अनंत से अगर कोई वस्तु दिखाई देता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। इसका प्रतिबिंब हम लोग को फोकस पे बनता है। अब फोकस पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक के साथ साथ हमेशा आपको पता है कि उत्तल लेंस में, जो ये उत्तल लेंस यूज किया जाता है आँख के लिए, तो उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक तथा उल्टा हो जाएगा। लेकिन हम लोग आँख में ऐसा कुछ रहता है कि उसको सीधा करके दिखाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
खगोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता। अब देखो यहाँ पर दूरबीन का सिर्फ पूछा गया है, लेकिन कोई भी पूछा जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो देखो अब लाइन बैलेंस सभी का लिख ही देते हैं, जिसका जिसका पूछा जाता है। पूछा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता। क्या पूछा जाता है? सबको लिखते चलना है। आवर्धन क्षमता मतलब उसको कितना बड़ा करके दिखा सकता है, उसी को क्षमता को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, इसका जो आवर्धन क्षमता होता है, आवर्धन क्षमता को हम लोग एम से दर्शाते हैं। याद रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होता है एम बराबर 1+d/f होता है। 1+ एफ तो हो जाता है फोकस दूरी, और डी क्या होता है? तो वस्तु और लेंस के बीच की दूरी। वस्तु और लेंस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? डी कहते हैं। तो उसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, एक होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी जो हम लोग पढ़ते हैं, दो प्रकार के पढ़ते हैं, और दोनों का हम लिखवा चुके हैं, वहाँ से नोट डाउन करके याद करते चलना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अगर कोई आवर्धन क्षमता पूछे, तो आवर्धन क्षमता का जो मान होता है इसका संयुक्त का, इसको ध्यान में रखना है। m बराबर -L/f0/1+d/f। यहाँ पर दो प्रकार के फोकस दूरी होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट, जहाँ पर वस्तु की तरफ जो लेंस रखा रहता है उस लेंस का फोकस दूरी, और जो आँख की तरफ लेंस रखा रहता है उस आँख का जो फोकस दूरी होता है उसको हम लोग AP से दर्शाते हैं। और एल आपको पता ही होगा कि एल क्या होता है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? एल कहते हैं। दोनों लेंस के बीच की दूरी को एल कहते हैं। हमें जहाँ पता है कि सूक्ष्मदर्शी बनाने के लिए हम लोग दो प्रकार के लेंस की जरूरत होता है। एक को हम लोग कहते हैं वस्तु लेंस। तो देखो f0 जो होता है वस्तु लेंस की फोकस दूरी होता है। वस्तु लेंस की फोकस दूरी। और जो FE होता है इसको हम लोग कहते हैं नेत्रिका। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। एल जो होता है वस्तु तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी। वस्तु तथा नेत्रिका नेत्रिका लेंस की दूरी। डी जो होता है दूरी होता है जिस दूरी पर वस्तु को रख के पहले देखा जाता है, उसको हम न्यूनतम दूरी को बोलते हैं डी, कैपिटल डी। ठीक, अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग इसका दूरबीन का बात करेंगे। दूरबीन में हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं वो खगोलीय दूरबीन होता है। कौन सा दूरबीन होता है? खगोलीय दूरबीन होता है। खगोलीय दूरदर्शक। तो खगोलीय दूरदर्शक का बात करेंगे तो इसका जो आवर्धन क्षमता होता है एफ बराबर होता है -F0/FE। ये दोनों लेंस के बारे में बता दिए कैसा लेंस होता है। एक होता है वस्तु लेंस होता है, एक होता है नेत्रिका लेंस के नाम से जानते हैं। कभी कभी नली की लंबाई भी पूछा जाता था, F0+FE होता है तो उतना नहीं पूछा जाता है। तो ये खगोलीय लेंस का, ठीक है, क्या हो गया? खगोलीय दूरदर्शक का ये हो गया हम लोग का आवर्धन क्षमता। अब देखो खगोलीय दूरबीन जो होता है वो सामान्य संयोजक प्रतिबिंब के लिए भी होता है। एक होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए खगोलीय होता है। एक स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी के लिए खगोलीय दूरबीन का जो आवर्धन क्षमता होता है उसका फार्मूला क्या होता है? उसका एक फार्मूला होता है F0/FE 1+FE/D। तो ये भी कहीं पर आ सकता है, तो ध्यान देना है, ये भी इसका आवर्धन क्षमता होता है। ठीक, तो यही दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान देना। खगोलीय के लिए पूछा जाता है, और नहीं तो कभी कभी एक पूछा जाता है परावर्तक दूरदर्शक का। तो परावर्तक दूरदर्शक का भी सेम ही होता है, जो खगोलीय के सिर्फ माइनस हट जाता है। एक और यहाँ पर लिख देते हैं साइड में, याद रखना है सभी को। कौन सा? परावर्तक दूरदर्शक। परावर्तक दूरदर्शक का जो आवर्धन क्षमता होता है m बराबर F0/FE होता है, सिर्फ माइनस साइन हट जाता है।
तो यहाँ पर पूछा है खगोलीय दूरसंचार, खगोलीय दूरसंचार देख सकते हैं कौन है, -F0/AP, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं, इसको सभी को नोट डाउन करना है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष का निर्माण के कारण होता है, तो ये पहले भी रिपीट कर चुका है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष किसको बोलते हैं, जो आकाश में हम लोग सातों कलर दिखाई देता है, तो सातों कलर किस कारण से दिख पाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना में ही हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण जब प्रिज्म में से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो उससे हम लोग एक पर्दे पर अपवर्तन के बाद एक पर्दे पर हम लोग देखते हैं तो उसका सातों कलर नजर आता है, तो उसको हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। परिकिरणम की घटना भी, विवर्तन की घटना भी, सब चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं इसके पहले। चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सरल सूक्ष्मदर्शी अभी हम लिखवाए ही कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है, और यहाँ पर पूछ भी दिया। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का बात करेंगे तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, कितना पढ़े थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1+, अभी हम लिखे भी थे सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है, तो m बराबर 1+d/, क्या होता है, f होता है। ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है संपर्कित दो लेंसों का शक्ति पूछा जाए। देखो जितना भी लेंस साथ में जोड़ दो, अवतल जोड़ या उत्तल जोड़, उससे मतलब नहीं है। ध्यान यही रखना है कि उत्तल जोड़ते हैं तो निगेटिव लिखाता है, अवतल जोड़ते हैं तो निगेटिव लिखाता है, उत्तल जोड़ते हैं तो पॉजिटिव लिखाता है। ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, P4 है, ऐसे बहुत सारे लेंस को जोड़ सकते हैं। तो इसका जो आवर्धन तुल्य लेंस का जो आवर्धन क्षमता होता है, डायरेक्ट इसको जोड़ दिया जाता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn, जितना भी रहेगा सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि अगर वहाँ पर अवतल लेंस दिया रहेगा तो अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता निगेटिव होगा और उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस पर क्वेश्चन भी कराए थे बुक वगैरह में। अगर हम लोग फोकस दूरी दिया रहता है, फोकस दूरी का तुल्य निकालना रहता है, तो 1/f बराबर लिखते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ऐसे जितना भी लेंस रहेगा इसी प्रकार से जोड़ते जाते हैं। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखना रहता है कि जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस दूरी निगेटिव होता है। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है। और उत्तल लेंस का जो उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े, पूछा है कि यदि यू जी, ये निकालना है, क्या निकालना है, यू जी डब्ल्यू निकालना है। इसका मतलब ही बता दिए कि जो आगे में लिखा रहता है उसका अपवर्तनांक हमेशा ऊपर लिखते हैं, और उसी का अपवर्तनांक निकालना रहता है किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष, इसका अपवर्तनांक को नीचे लिखते हैं। अभी फॉर्मूला थोड़ा देर पहले ही बताए थे, और यहाँ मान रख देंगे। डब्ल्यू म्यू जी का मान कितना दिया है, 3/2 दिया है, और म्यू डब्ल्यू का मान कितना दिया है, 4/3 दिया है। नीचे वाला ऊपर आता था पलट जाता था, 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कटेगा कोई नहीं, तो हो जाएगा ये 3×3 = 9, और ये हो जाएगा 4×8। तो देख सकते हैं इसका जो मान आ रहा है कितना है, 9/8। तो इसको चला जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच के लिए क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण पूछा है तो क्रांतिक कोण का मतलब पहले जान ले। देखो कितना हो बता देने के बाद भी लोगों को ये छोटा छोटा चीज़ याद नहीं रहा। क्रांतिक कोण हम कितना बार बता दिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन में, फिर भी हम देखें कि जब एग्जाम लेते हैं तो वहाँ पर क्रांतिक कोण के बारे में लोग नहीं लिख पाते। क्रांतिक कोण क्या होता है, इसको दिखा कर भी बार बार बताते हैं क्रांतिक कोण होता क्या है। बोलते हैं कि जब भी प्रकाश का अपवर्तन की घटना में ऐसा चीज़ देखने को मिलता है, कैसा चीज़ देखने को मिलता है, जब एक कैसा माध्यम होता है, जब एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक जो माध्यम होता है वो सघन माध्यम होगा और एक होगा विरल माध्यम। तो जब ये सघन माध्यम है, ये है विरल। तो प्रकाश की किरण, ये क्रांतिक कोण तभी बनता है
जब प्रकाश का किरण क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है। होता क्या है कि प्रकाश का जब किरण आता है, प्रकाश किरण का अपवर्तन का जब घटना होता है, तो सघन से विरल आते टाइम में ये क्या होता है, लंबवत की दूर भागता है। लंबवत से क्या होता है, दूर भागता है ऐसे, ठीक है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि इतना दूर जाता है कि प्रकाश किरण डायरेक्ट यहाँ से निकल जाता है। कहाँ से, तो माध्यम के जो संपर्क लाइन है उसके समांतर निकल जाता है। समांतर निकल जाता है, या दूसरा चीज बोल सकते हैं, जो अपवर्तन कोण होता है, जो अपवर्तन कोण होता है उसका मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो परावर्तन, देखो दो प्रकार के कोण होता है, आपतन कोण। तो ये इस कोण को बोलते हैं, जो लंबवत से कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं, इसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो अपवर्तन कोण कहते हैं इसको आपतन कोण, इसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये जो अपवर्तन कोण होता है, उस अपवर्तन कोण का मान अगर 90 डिग्री हो जाए, तो आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं, जब ये आर का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसी केस में जब हम स्नेल का नियम यूज करते हैं, तो स्नेल का नियम यूज करते हैं, तो एक फार्मूला निकल के आता है स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या फार्मूला निकल के आता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए। इसलिए हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं कि इस सघन वाला माध्यम का, ये जो सघन वाला माध्यम है, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है, और इस माध्यम का अपवर्तनांक अगर μ1 है, तो हम स्नेल के नियम से क्या लिख सकते हैं, μ2 यहाँ पर क्या लिखा जाता है, साइन आई बराबर, यहाँ पर क्या होगा, μ1 क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, आर का मान कितना है, 90 है। तो साइन आई, आई को यहाँ पर क्रांतिक कोण बोलते हैं, तो आई सी लिखेंगे, इसलिए कि ये 90 बन चुका है तो ये क्रांतिक हो जाएगा। तो यहाँ पर μ1 बट्टे क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण निकालने का ये फार्मूला भी एक ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई माध्यम अगर मान लो विरल माध्यम क्या दे दे, वायु दे दे या निर्वात दे दे, तो उसका मान μ1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब इसमें क्रांतिक कोण किसी किसी चीज़ का निकाल के बताया जाता है, जिसमें आप लोग को ध्यान में थोड़ा सा रखना है। अलग अलग माध्यमों का क्रांतिक कोण निकाला जाता था। कांच के लिए अगर क्रांतिक कोण कहीं पूछा जाए, देखो ये डायरेक्ट लिखा भी रहता है, कांच का क्रांतिक कोण था। कांच का आईसी का जो मान आता है वो 42 डिग्री लगभग आता है, ठीक है। वैसे ही पानी का कोई पूछे, आगे सब याद भी रखना है, पानी का पूछे तो क्रांतिक कोण जो होता है आईसी बराबर 48.75 डिग्री सेल्सियस होता है। अलग अलग और भी काज का पूछा जाता है, लेकिन हीरा का लिख देते हैं। हीरा का पूछा जाता है तो 24.41 डिग्री सेल्सियस होता है हीरा का क्रांतिक कोण। तो ये कुछ क्रांतिक कोण है जो कि याद रखना इम्पोर्टेंट है इसको, ठीक है। ये क्रांतिक कोण का नाम एंगल ध्यान में रखना। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसा होता है। देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं वो दो प्रकार के तरंग के बारे में पढ़ते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है और एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और दोनों तरंग को हम इसके पहले भी लिखवा दिए थे। एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग का बात करेंगे तो तरंग और कंपन की जो दिशा होता है, तरंग की गति का दिशा और कंपन की दिशा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि कंपन ऊपर नीचे करेगा और तरंग कहाँ पे जाएगा, आगे की ओर जाएगा। तरंग किधर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसको हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और वो जो होता है अनुप्रस्थ तरंग ही होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग बोल दिया जाए, रेडियो वेव बोल दिया जाए, ये सब का तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग ही देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोलते हैं, जब ऐसा होता है कि आगे पीछे करता है, मतलब ये आगे की ओर बढ़ रहा है फिर आगे पीछे भी कंपन कर रहा है, जिधर जिधर बढ़ रहा है उसी ओर कंपन करता है, तो उसको हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग ज़्यादातर साउंड वेव जो होता है उसका क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग हम लोग देखने को मिलता है। ध्वनि जो होता है, जो ध्वनि, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको ध्यान में भी रखा जाए, इसलिए कि ये बार बार रिपीट कर रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है द्विपार्श्व पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा।
द्विपार्श्व पदार्थ मतलब वही, जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है प्रकाश की किरण, तो उसका अपवर्तनांक का मान हम लोग कैलकुलेट भी करते हैं, इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। जब एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म का कोण को हम लोग किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, और जब इससे प्रकाश होकर गुजरता है तो प्रकाश का यहाँ पे अपवर्तन की घटना देखने को मिलता है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि यहाँ से जब प्रकाश किरण जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन प्रकाश किरण गया कैसे, इतना इतना एंगल से क्या हो गया, मुड़ गया। यही मुड़ने की जो घटना होता है, इसी एंगल को हम लोग डेल्टा से दर्शाते हैं। इसी एंगल को हम लोग क्या, इसी को हम लोग कहते हैं विचलन कोण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी एंगल को हम लोग विचलन, इसको हम लोग प्रिज्म का एंगल कहते हैं, इसको हम लोग विचलन कोण के नाम से जानते हैं। तो ये विचलन कोण का मान, ये विचलन कोण का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम ही ना, विचलन कोण का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। तो इसका अपवर्तनांक मतलब इस वाले जो प्रिज्म यूज किए, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू है, इस म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल मिनिमम बटे 2, फिर डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। यही फार्मूला होता है डेल्टा का। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए प्लस डेल्टा बाई साइन ए बाई 2, तो यही है ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 काट मत देना है, ये एंगल में 2 दिया गया है, पुटा बाट्टा में 2 नहीं है कि काट देंगे, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।